हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाषा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा वो भाषा के ऊपर लेके आऊँगा और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेडागॉजी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व आउट करें हिंदी पेडागॉजी में। ठीक है, तो ये वीडियो हिंदी पेडागॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन की पेडागॉजी के लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा कुछ नियम होते हैं, उनके द्वारा संगठित प्रतीकों की व्यवस्था है जिसका उपयोग हम संप्रेषण के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन है भाषा की। कुछ नियमों के द्वारा संगठित प्रतीकों की व्यवस्था। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको समझा दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, जिसका उपयोग हम संप्रेषण के लिए करते हैं, मतलब हमारे द्वारा कुछ नियम बना लिए गए हैं और उन नियमों में हमने कुछ प्रतीक डाले हैं, कुछ प्रतीक उन नियमों के अंदर डाले हैं। उन प्रतीकों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा कुछ नियमों के द्वारा संगठित प्रतीकों की व्यवस्था है। प्रतीक हमने लिए, प्रतीकों के नियम बना दिए। नियम बनाने के बाद में हम उनका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, अगर संप्रेषण के लिए कर रहे हैं तो हमारी भाषा कहलाती है। भाषा की तीन मूलभूत विशेषताएं, इससे आपकी भाषा की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। कौन कौन सी तीन मूल विशेषताएं हैं आपकी? है प्रतीकों की उपस्थिति, प्रतीकों को संगठित करने के लिए नियमों का समूह, और एक है लास्ट वन, संप्रेषण। ठीक है, तीन मूलभूत विशेषताएं हो गई, प्रतीकों की उपस्थिति, प्रतीकों को संगठित करने के लिए नियमों का समूह और संप्रेषण। तीनों को हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रतीकों की उपस्थिति का क्या मतलब है। देखो, प्रतीकों की उपस्थिति का मतलब समझने से पहले आप समझ लीजिए कि प्रतीक का क्या मतलब है। किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को निरूपित करने के लिए हम जिस भी चीज का यूज करते हैं वो प्रतीक कहलाता है। प्रतीक क्या है? हम किसी भी वस्तु और व्यक्ति को निरूपित जब हम करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? प्रतीक के माध्यम से करते हैं। जैसे वह स्थान जहां आप रहते हो उसे क्या कहा जाता है? घर कहते हैं, नहीं कहते हैं, बताओ? घर आपने एक कुछ प्रतीक होगा, प्रतीक को आपने एक नाम दे दिया, घर। ठीक है, घर क्या होता है? घर एक तरीके से ढांचा होता है जो ईंटों का बना हुआ होता है और भी कई सारी चीजें लगी होती हैं। वो एक प्रतीक था आपके माइंड में, आपने क्या किया, उसको नाम दे दिया घर। भाषा में नाम क्या दे दिया? घर। अब घर जैसे भी आप सुनते तो आपके मस्तिष्क में घर का स्ट्रक्चर बन के आ जाता होगा। तो भाषा की विशेषता क्या है कि उसमें प्रतीक की उपस्थिति होगी, पहली बात। दूसरी चीज समझिए, प्रतीकों को संगठित करने के लिए नियमों का समूह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे अब आपके पास बहुत सारे प्रतीक हो गए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्रतीक हो गए, तो आप क्या करोगे, उनको संगठित करने के लिए कुछ नियम बना दोगे। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो इसमें कई सारे प्रतीक हो गए। मैं मतलब मैं खुद हुआ, मैं खुद एक प्रतीक हुआ, विद्यालय एक विद्यालय प्रतीक हो गया, तो इसमें दो प्रतीक हो गए। ठीक है, मैं विद्यालय जा रहा हूं, अब क्या हुआ, इसको संगठित करने के कुछ नियम होते हैं। अब आप ये थोड़ी लिख दोगे यहाँ पे, ये देखो, विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय जा रहा मैं हूं, ये थोड़ा लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। विद्यालय जा रहा मैं हूं, क्या नियम हुआ बताओ? प्रतीकों को जोड़ने के भी नियम होते हैं, प्रतीकों को संगठित करने के नियम होते हैं। अगर आप इसको लिखते मैं विद्यालय जा रहा हूं, तब तो ये प्रतीकों का संगठित करने का एक सही नियम हुआ। लेकिन मैंने लिखा विद्यालय जा रहा मैं हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो मतलब यह है कि प्रतीकों का संगठित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण कहते हैं। तो भाषा की जो विशेषता हो गई वो दूसरी क्या हो गई, व्याकरण हो गई। ठीक है, तो व्याकरण हमने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा, हमने लिखा है प्रतीकों को संगठित करने के लिए कुछ नियमों का समूह होना चाहिए भाषा के लिए। तीसरा क्या है, संप्रेषण। तीसरा क्या है, संप्रेषण। भाषा की तीसरी विशेषता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कि अपने विचारों, अपने योजनाओं, अपने अभिप्रायों तथा अनुभूतियों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो संप्रेषण का भी होना भाषा के लिए बहुत जरूरी है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषाई कौशल के बारे में। भाषाई कौशल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो। 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। कौन कौन से, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला है ग्रहणात्मक कौशल, पहला है ग्रहणात्मक कौशल, दूसरा है अभिव्यंजनात्मक कौशल। पहला है ग्रहणात्मक कौशल, दूसरा है अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में 2 आते हैं आपके, पढ़ना और लिखना। अब देखो इनको ग्रहणात्मक कौशल क्यों कहते हैं, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। आप मुझे बताओ किसी भी चीज को ग्रहण आप कैसे करोगे, किसी भी चीज को आपको सीखना है तो कैसे सीखोगे, या तो आप पढ़ के सीखोगे या आप किसी भी चीज से सुन के सीखोगे। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं और आप पढ़ भी रहे होगे, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप इसको पढ़ भी रहे होगे और आप मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन भी रहे होगे, तो आप कुछ ग्रहण कर रहे हो मुझसे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रहणात्मक कौशल। क्या हो गया, ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, अगला देखो यह है अभिव्यंजनात्मक कौशल। अभिव्यंजनात्मक कौशल का मतलब होता है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब यह है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करोगे। ठीक है, प्रोडक्टिव कैसे बनोगे। ठीक है, तो वो है बोलना और लिखना। आप जब किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे, बोल के तो करोगे, बोलोगे या फिर कुछ लिख के दोगे उसको। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई आपकी अभिव्यंजनात्मक कौशल में। इसके अलावा अब आ जाइए भाषा विकास के चरण में। भाषा विकास का चरण, तो भाषा विकास के जो है आपके 4 चरण होते हैं। पहली अवस्था में क्या करता है, पहली अवस्था में बच्चा रुदन मतलब रोना, रोता है। पहली अवस्था में बच्चा क्या करता है, रुदन करता है। ठीक है, मतलब रोने की क्रिया करता है। फिर क्या होता है, ध्वनियों का बल बलाने में बदलना। ध्वनियों का बल बलाने में बदलना मतलब यह है कि जो भी ध्वनियां अब जो निकालेगा वो उसमें बल बलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा जो होता है भाषा का चरण, फिर हाव भाव। उसको अपने हाव भाव के द्वारा भी कुछ गेस्चर ऐसे बनाता है जिसके द्वारा वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। इसके बाद देखो सांवेगिक अभिव्यक्ति। सांवेगिक अभिव्यक्ति, ठीक है, तो सांवेगिक अभिव्यक्ति में मतलब क्या करता है, बच्चा रोकर, हंसकर या खुशी से अपने भावों को व्यक्त करता है। तो ये 4 चरण हो गए भाषा के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो ये भाषा के भाग होते हैं। भाषा के भाग स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। तो देखो स्वनिम से क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, आपके सीटेट पेडागोजी में बनाया। तो स्वनिम होता क्या है, स्वनिम जो होती है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका आप क्या करोगे, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, परंतु अगर हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया। स्वनिम जो होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, इसका कुछ अपने आप कुछ अर्थ नहीं होगा, स्वयं कुछ अर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको किसी और शब्द के साथ लगा दिया तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये अ, ठीक है, बड़ा अ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये जो होती है ना आदि, ये जो होती है हमारी स्वनिम कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो रूपिम क्या होता है। रूपिम जो होता है वो रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है, शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे शब्दों को जब वो बोलना सीखता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। तो छोटे छोटे शब्दों को जब बोलना सीखता है तो हमको उसको क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। जैसे दिन, दिन क्या हो गया, रूपिम हो गया। ठीक है, रात क्या हो गई, रूपिम हो गई। तो ये हमारा रूपिम कहलाता है। फिर होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे जब शब्दों का उसके पास भंडार हो जाता है तो वो वाक्य को बनाना प्रारंभ कर देता है। इसमें 3 चीजें होना जरूरी हैं, मतलब 3 चीजों का क्रम होना जरूरी है। कौन कौन से, कर्ता,
कर्म और क्रिया, इनको जब हम एक नियम के द्वारा, इनको एक क्रम के द्वारा जब हम लगाएंगे तभी हमारा वाक्य विन्यास सही बनेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, वाक्य विन्यास सही बनेगा। जैसे जैसे मैंने लिखा मैडम चाय पी रही है, मैडम चाय पी रही है, तो ये एक तरीके से सही वाक्य विन्यास है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता है, यहाँ पे जो कर्म है और क्रिया है उसका सही मतलब क्रम लगा हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया मैडम पी रही है चाय, मैडम पी रही है चाय, तो बताओ कोई अर्थ बना इसका? कोई अर्थ नहीं बना, कोई अर्थ नहीं बना। तो वाक्य विन्यास में कुछ नियम होते हैं, उनका फॉलो होना जरूरी है। इसके बाद अर्थ विन्यास, इसके बाद क्या है, अर्थ विन्यास। जैसे अर्थ विन्यास का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया मैडम चाय पीती है, मैडम चाय पीती है, मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ लिखा मैंने मैडम चाय पीती है, और यहाँ नीचे लिखा मैंने मैडम चाय खाती है। अब आप बताओ कौन सा सही है, मैडम चाय पीती है सही है या मैडम चाय खाती है सही है? तो आप कहोगे सर मैडम चाय पीती है सही होगा। तो इसका शब्दों को मिलाकर के जब वाक्य बनेंगे तो उनका कुछ अर्थ विन्यास भी होता है, मतलब उनका वो सही अर्थ निकले, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं अर्थ विन्यास। अब मैडम चाय खाती हैं, तो खाती हैं का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि चाय खाती तो जाती नहीं है, वो पी जाती है, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। अब इतनी जब बात आपको क्लियर हो गई है तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे वाइगोत्स्की के भाषाई विकास का सिद्धांत क्या है, और इसके अलावा चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है। इन दो सिद्धांतों से आपके पेडागोजी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हो सकता है कि दो क्वेश्चन भी इन सिद्धांतों से आ जाए, एक वाइगोत्स्की से आ जाए, एक चॉम्स्की से आ जाए, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी के लिए ये दोनों सिद्धांत जो है रामबाण की तरह काम करेंगे आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो वाइगोत्स्की का जो भाषाई सिद्धांत है, उन्होंने क्या बताया है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे भाषा का विकास, बच्चों की भाषा के विकास जो होता है वो समाज से जब वो संपर्क करते हैं, समाज से संपर्क करने की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो समाज के साथ संपर्क करके ही भाषा को सीखता है, ठीक है। समाज में जब जो भी लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो उससे क्या होता है, भाषा को वो सीखता है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा भाषाई विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है, एक तो है अंतःवाक और एक होती है सामाजिक भाषा। अब अंतःवाक और सामाजिक भाषा क्या होती है, इसका मतलब हम समझेंगे। अंतःवाक का मतलब क्या होता है? अंतःवाक का मतलब होता है कि बच्चा जो जब खुद से बात करता है, जिस भाषा का प्रयोग वो खुद से बात करने के लिए करता है, उसको हम अंतःवाक कहते हैं। ये मैंने आपको वाइगोत्स्की के बारे में जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अंतःवाक क्या होता है? अंतःवाक जब बच्चा स्वयं से बात करता है, खुद से बात करता है, तो वो अंतःवाक के द्वारा करता है। और सामाजिक भाषा क्या होती है? बच्चा जब समाज से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको हम सामाजिक भाषा कहते हैं। मतलब समाज से अगर बात कर रहा है, समाज से अंतःक्रिया कर रहा है, तो वो सामाजिक भाषा के माध्यम से करेगा। और अंतःवाक मतलब खुद से जब बात करेगा तो वो इनर स्पीच यानी अंतःवाक के द्वारा करेगा। तो आपका क्वेश्चन जो बनता है वो सामाजिक भाषा के माध्यम से बहुत ज्यादा बनता है। और कभी कभी तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो भाषा जो होती है वो एक क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। बच्चा भाषा किसके द्वारा सीखता है? समाज और खुद की अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो अंतःक्रिया भी जो वर्ड संबंधित होगा, अंतःक्रिया अगर वर्ड आ गया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया अगर आपका वर्ड आ गया तो वो वाइगोत्स्की होंगे, ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके अलावा हम समझ लेते हैं चॉम्स्की के अनुसार भाषा सिद्धांत का क्या मतलब है। चॉम्स्की, देखो चॉम्स्की जो थे उन्होंने क्या बताया था? चॉम्स्की ने बताया था कि जो बच्चा जो होता है ना, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। जन्म से ही मतलब बच्चा भाषा को सीखने की क्षमता को लेकर के पैदा होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था, पहले के लोग जो हुआ करते थे वो क्या बताया करते थे, वो ये कहते थे कि जो बच्चा जो होता है ना, व्यवहारवादी जो लोग थे, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, वो ये कहते थे कि बच्चा जो होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, बच्चे का मस्तिष्क। लेकिन जो संज्ञानवादी जो लोग हैं, जैसे चॉम्स्की जो है संज्ञानवादी हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जो है वो पहले से ही विद्यमान रहती है, जब से वो पैदा होता है,
ठीक है। अब आप समझो एक चीज तो ये हो गई कि जन्मजात, जन्मजात जहां पे वर्ड आ जाए तो वो कौन होंगे, चौमस्की होंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं, चिंता मत करिए। फिर देखो, बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या अधिगम के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या बताया था कि जो बिना पढ़ाए गए बच्चे, भाई ये बताओ अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया जाए तो क्या वो भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों और व्याकरण को सीख अर्जित करते हैं उनकी व्याख्या हम अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाषा का जो विकास होता है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है, शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होती है। उपयुक्त देखभाल जब बच्चों की करते हैं जैसे हम, तो जो है बच्चे का शारीरिक विकास अपने आप होता है। अगर आप उसकी देखभाल करोगे तो अपने आप वो बड़ा होता जाएगा। इसी तरीके से जो भाषा विकास होता है, भाषा विकास की आप देखभाल करोगे, वो आप उसको बच्चे के साथ सही तरीके से बोलोगे, सही तरीके से इंटरेक्शन करोगे तो बच्चे का जो भाषाई विकास होगा वो स्वयं हो जाएगा। ठीक है। अब देखो लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने ब्लैक में लिखा है कि बच्चे सर्वभाषा व्याकरण, सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। मतलब यह है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो उनके अंदर व्याकरण को सीखने की क्षमता पहले से ही डेवलप्ड होती है। बस बच्चा क्या करना, बच्चे के अंदर क्या कमी होती है कि वो अंतःक्रिया नहीं कर पाता, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और अंतःक्रिया करने लगता है तो बच्चे के अंदर जो है भाषाई ज्ञान अपने आप अंदर आने लगता है। ठीक है, भाषा को वो अपने आप सीखने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, एक सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेता है और बच्चे के अंदर भाषाई विकास की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यहीं पर यह आपका भाषा वाला चैप्टर खत्म हो गया। 2 वीडियोस मैंने इस पर बनाए हैं, इससे पहले वाला वीडियो और एक ये वीडियो। इन दोनों वीडियो को आपने देख लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपकी 15 नंबर की पेडागोजी जो हिंदी में आती है उसको कोई भी सही होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, 15 में 15 लेकर आओगे। बाकी तो आप जानते ही हो कि 2 आपके पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ में भी आप ले आओगे लगभग 15 नंबर, 15-14 नंबर, तो आपके 27 से 28 नंबर आपको हिंदी में आराम से लेकर आ जाओगे। ठीक है, ये 2 वीडियोस आप देख लेना। बाकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि आप जो है पैराग्राफ कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बस आपको करना क्या है, लाइक और सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, बस इतना करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।